नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत है टाइम से। कानून मंत्री ने किया ईवीएम का बचाव, कहा वोटिंग मशीन से पर्ची देने के लिए फंड की नहीं होगी कमी। जवाब से संतुष्ट कांग्रेस का वॉकआउट। किसान कर्ज माफी पर राज्यों से भेदभाव नहीं करेगा केंद्र। वित्त मंत्री का राज्यसभा में आश्वासन, राज्य कर सकते हैं अपने संसाधनों से मदद। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर एफआईआर, एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट का आरोप, जांच होने तक एयर इंडिया से नहीं कर पाएंगे सफर। महाराष्ट्र में चौथे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद काम पर नहीं लौटे डॉक्टर, मांगे न माने जाने तक सामूहिक इस्तीफे की भी चेतावनी। अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों को नया निशान, शशिकला गुट को टोपी और पनीरसेल्वम थड़े को बिजली का खंभा। स्पीकर के खिलाफ गिरा अविश्वास प्रस्ताव। और आइए देखते हैं पहली खबर। चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों को नया चुनाव निशान दिया है। शशिकला गुट को टोपी चुनाव चिन्ह और पनीरसेल्वम गुट को बिजली का खंभा मिला है। आयोग ने कल अन्नाद्रमुक का चुनाव निशान जब्त कर लिया था। और वहीं चेन्नई की आरके नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज कई अहम उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए। अन्नाद्रमुक का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद पार्टी के दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने नया नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। वीके शशिकला की अगुवाई वाला गुट अन्नाद्रमुक अम्मा पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने चुनाव चिन्ह के लिए टोपी का चयन किया है। ओ पनीरसेल्वम धड़ा अन्नाद्रमुक पुरातची थलावई अम्मा के नाम से मैदान में उतरेगा। इस गुट ने बिजली का खंभा चुनाव चिन्ह लिया है। This is a temporary phenomena which we are facing now. In that they are given the hat symbol has given. The hat symbol is a temporary thing. 2 leaves is going to, is our symbol. Soon, when they are here next year is going to take place on 17th April. At that time, the truth will come. We will restore the glory of 2 leaves symbol very soon. We are trying legal measures, constitutional measures in order to get this repossessed. EC has given time till 17th of April to submit more affidavits. अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा जताते हुए चुनाव आयोग में याचिका दी थी। इस पर बुधवार को पूरे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि दोनों गुटों के दावे पर फैसले के लिए अभी वक्त कम है। इसके बाद आयोग ने नाम और चुनाव चिन्ह जब्त करने का आदेश दिया। डीएमके ने इस फैसले का स्वागत किया है। It's a welcome decision by the Election Commission. It sends a message that anything illegal will backfire. I would say yes, it is advantageous to the DMK party. उधर आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। शशिकला गुट की तरफ से पार्टी के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने नामांकन किया। पनीरसेल्वम गुट के उम्मीदवार ई मधुसूदनन ने भी पर्चा दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार जी अमारन ने भी पर्चा भरा। जय ललिता की भतीजी दीपा जया कुमार ने भी नामांकन किया। डीएमके उम्मीदवार एम गणेशन ने बुधवार को नामांकन किया था। जय ललिता के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है। यहाँ मतदान 12 अप्रैल को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव आयोग का जो फैसला है इसका प्रदेश की राजनीति पर और दोनों धड़ों पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस श्रीनिवासन साहब हैं। स्वागत सर आपका। चुनाव आयोग में जब भी किसी एक पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है तो आमतौर पर सिंबल जरूर फ्रीज होता है, लेकिन दोनों को एक नया नाम दे देना, दोनों धड़ों के लिहाज से अगर मैं कहूं, दोनों जो अलग अलग खेमे हैं, किसके लिए एक पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हुई और किसके लिए कमजोर? जी, जैसा आपने ठीक कहा कि ये तो उम्मीद थी कि फ्रीज हो जाएगा सिंबल, मगर नाम भी फ्रीज हो जाएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा होने से ओपीएस फैक्शन को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। वो इसलिए होगा, वो यहाँ पर एक डिसरप्टिव रोल प्ले करना चाहते थे और यहाँ पर टीटीवी दिनकरन के लिए इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है कि वो कोई जाने माने व्यक्ति नहीं है, न उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने जाते हैं। सिंबल उनके लिए बहुत
बड़ी चीज थी और सिंबल उनके हाथ से निकल गया है। यही ओपीएस चाहते थे। उनका ये था भले हम जीते ना जीते, इनको तो नहीं जीतने देंगे, ये वाला उनका रणनीति थी। तो उस कारण से ओपीएस का थोड़ा सा हाथ बड़ा होगा। मगर क्या ओपीएस की जो टीम है, मधुसूदन जो उनके वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वो जाने जाते हैं। वो इसलिए जाने जाते हैं कि वो पॉलिटिक्स में बहुत सालों से हैं और जो प्रेसिडियम था एआईडीएम के, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। इस नाते और वहाँ के लोकल होने के कारण उनको लोग जानते हैं। मगर क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके सामने भी है, क्योंकि सिंबल जो है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो तबका है, उसमें निचला वर्ग काफ़ी है और उसमें काफ़ी मछुआरे हैं और काफ़ी जो हैं उसमें लेबर क्लास काफ़ी है और बाकी और शेड्यूल्ड कास्ट लोगों की भी काफ़ी संख्या है। और जब ईवीएम मशीन में देखेंगे, न नाम है न सिंबल है, कंफ्यूजन के बहुत सारे चांस हैं। इसलिए मधुसूदन के लिए भी दिक्कत की बात हो सकती है और बहुत कम समय रहा है कि ये दोनों ही अपने अपने चुनाव चिन्ह को लोगों के नज़र में लाएं। अब ये कह रहे हैं जो टीटीवी दिनकरन या जो शशिकला ग्रुप है, उनको टोपी मिली है, वो ये कहने की कोशिश करें, देखिए ये टोपी बिल्कुल एमजीआर जैसे टोपी है। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं, देखिए खंबा बिजली का खंबा नहीं है, 2 पत्तों वाला है, ये दिख रहे हैं 2 ब्रांच। तो ये सब कोशिश कर रहे हैं मगर समय बहुत कम है। इसलिए हो सकता है एडवांटेज डीएमके को मिले, क्योंकि उनका जो नुमाइंदा है वो लोकल है, वो भी वहीं के कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है उनको भी फायदा हो। मगर इसमें ओपीएस का, दोनों में ओपीएस थोड़ा ज्यादा भारी है। और क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ जो स्टेट में पार्टी को होल्ड करने को लेकर एक लड़ाई चल रही है, ओपीएस ग्रुप और जिस तरीके से दूसरा खेमा है, उस पर भी आप देखते हैं कि कुछ जो नेता हैं वो अब उनको लग सकता है कि इससे कहीं मुश्किलें खड़ी होंगी, वो पाला बदल सकते हैं या अपनी साइड को चेंज कर सकते हैं? जी, इसमें एक्चुअली यदि आप देखेंगे फिर से इन दोनों घड़ों को देखा जाए, इनमें किसको फायदा हुआ, दोनों धड़ों को, इसमें फिर से ओपीएस को फायदा हुआ है। वो इसलिए हुआ है, नाम बदल लेने से अब नया नाम आ गया है और इसके बाद देखना होगा कि ओपीएस चुनाव के बाद क्या करते हैं, वो जीते या हारें। उसके बाद यदि पार्टी को अपने पांव पे खुद खड़ा करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। जैसे कि पहले डीएमके से निकलकर एआईडीएमके अलग पार्टी बनी, एआईडीएमके से डीएमके से एक और दूसरी पार्टी बनी एमडीएमके, इनका अपना अस्तित्व रहा है। मगर क्या ओपीएस अपने फैक्शन का अस्तित्व खड़ा कर सकते हैं, ये देखना होगा। यदि वो कर लेते हैं फिर तो उनकी जीत होगी, या फिर ये भी हो सकता है जो 1998 में हुआ था, दोनों ही पार्टियां जो दोनों ही जगह है, दोनों ही एआईडीएमके के 2 थे, एक जानकी फैक्शन था, दूसरा जयललिता फैक्शन था, मगर वो असेंबली चुनाव था 1998 में, वो सिर्फ बाई इलेक्शन नहीं था, दोनों ही हार गए थे, डीएमके को फायदा हुआ था। तो हो सकता है वो स्थिति यहाँ पर उभरे। और पार्टी में जिस तरीके से सिंबल का फ्रीज होना, नाम का फ्रीज हो जाना, डीएमके के लिहाज से, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो क्या उसके लिए एक बेहतरीन मौका और उस लिहाज से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? क्या कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके पक्ष में हो सकते हैं? देखिए, ये इमीडिएट फायदा तो उनको होगा डीएमके को इस चुनाव में, तो इससे उनको फायदा मिला क्योंकि उन्होंने भी, उनका जो कैंडिडेट है वो बहुत ही लोकल कैंडिडेट है, मगर अननोन है, कोई बहुत बड़े नुमाइंदे नहीं है, बहुत बड़े जाने माने आदमी नहीं, पता नहीं ऐसा उन्होंने कैंडिडेट क्यों चुना। वो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि हम, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा एआईडीएमके का रहा है, तो इसलिए डीएमके कितना फायदा उठा सकते हैं ये तो टेम्पररी तभी उठा पाएंगे, मगर ये जो फ्रीज है ये भी टेम्पररी है। ये भी फैसला आखिरी आएगा, उसके बाद आखिर फैसला आएगा, दोनों ही कोर्ट में जाएंगे और आगे कोशिश करेंगे कि 2 पत्ते वाला जो इनका जो सिंबल है वापस मिले, उसकी कोशिश जारी रहेगी। मगर ये लंबी लड़ाई चलेगी तो दोनों ही जो फैक्शन है इनके लिए थोड़ा सा नुकसान तो है इसमें, नुकसान और उनको काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसमें। एक आखिरी सवाल कि वोटर जो कैडर कहते हैं आमतौर पर वो सिंबल को पहचानता है, लेकिन क्या वहाँ स्टेट की पॉलिटिक्स में अवेयरनेस के लिहाज से मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वाकई उत्तर भारत से थोड़ा अलग है कि कैडर पर्टिकुलर पार्टी और उसके, मैं कहूँ कि कैंडिडेट को लेकर ज्यादा होता है, या फिर सिंबल के साथ जैसे कि आमतौर पर चुनाव में दिखता है? नहीं, आपने ठीक कहा, मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बड़ा टिपिकल है वहाँ का। जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर मछुआरे और लेबर क्लास हैं, और एक दूसरी बात वहाँ पर विमेन वोटर्स काफ़ी हैं। एक्चुअली विमेन वोटर्स आर मोर देन मेन, वो ऐसा 8,000 ज़्यादा हैं, उस तरह का कॉन्स्टिट्यूंसी है। सिंबल का बड़ा असर है, सिंबल बड़ा फैक्टर है, इसको आप नकार नहीं सकते।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। उधर तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। डीएमके के इस प्रस्ताव के खिलाफ 122 वोट पड़े हैं, वहीं पक्ष में 97 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर पीवी जयरामन ने इसकी घोषणा की और इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने 2 बार ध्वनिमत से प्रस्ताव खारिज करने की घोषणा की, लेकिन डीएमके ने मत विभाजन की मांग की। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डीएमके के अलावा कांग्रेस और आईयूएमएल ने भी वोटिंग की। वोटिंग के दौरान पनीर सेल्वम गुट के विधायक मौजूद नहीं रहे। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। विश्व जल दिवस जल संरक्षण पर कितने संजीदा, कैसे बचेगा जीवन, क्या है नदियों का हाल। देखिए विशेष आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चुनावों में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है और विपक्ष को इस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। उन्होंने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत करते हुए कहा कि चुनावों में स्टेट फंडिंग पर अमल करना बेहद मुश्किल है। चुनाव सुधार पर चली लंबी चर्चा में विपक्ष ने सबसे ज्यादा सवाल ईवीएम पर पूछे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत जनता तय करती है और इसमें ईवीएम की कोई भूमिका नहीं होती। हम बिहार हार गए, सूरज जी आप जीत गए, हम दिल्ली भी हार गए, लेकिन जिस समय माननीय नीतीश कुमार जीत रहे थे आपके कंधे और लालू जी के कंधे पर, तो उस समय क्या ईवीएम ठीक था और आज खराब हो गया? इस सवाल का जवाब को देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से ईवीएम मशीन और उपकरण सिर्फ देश के 4 पीएसयू में बनते हैं और वीवीपीएटी मशीनों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने ईवीएम की खूबियां भी गिनाई। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा किसी भी प्राइवेट बॉडी से हम नहीं बनाएंगे। जो 2 पीएसयू हैं जो मैंने बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिफेंस मिनिस्ट्री की है, और वो है यही दोनों करेगी। बहुत मुश्किल के बाद 2 की बात आई सर। अब सर इसमें देखिए लॉजिस्टिकल इश्यू बहुत है। मंत्री के जवाब पर कई सांसदों ने स्पष्टीकरण भी मांगे। विपक्ष ने सुझाव दिया कि गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह वीवीपीएटी से कराए जाने चाहिए। 2014 के इलेक्शन से लेकर आज तक 3 साल हुए, आपने पैसा बंद कर दिया। फेज मैनर में आएंगी कहां मशीन्स? पूरे इलेक्शंस के लिए मशीन कहां से आए? आज पूरा उत्तर प्रदेश, आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, इसलिए उत्तर की प्रदेश की जनता आज ठगा महसूस कर रही है। जिसने वोट डाला है उसको लग रहा है कि हमारा वोट कहां गया, डाला कहां था और गया कहां है। जो मीडिया है उसके मामले में जो हालात है, पेड न्यूज से लेकर के हर तरह की, इसके मामले में कोई पूरी आल पार्टी मीटिंग बुला करके मीडिया के लोगों को भी बुला लीजिए आप। सरकार की ओर से जवाब में साफ किया गया कि देश में एक साथ चुनाव पर बहस जरूरी है और आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि ईवीएम पर सरकार के जवाब से कई दल असंतुष्ट दिखे और इसी के चलते कांग्रेस, बीएसपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट भी किया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जनता के पैसे खर्च करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्यसभा में वित्त मंत्री का यह बयान पूर्व सांसदों को पेंशन और भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया। वहीं विपक्षी सदस्यों ने भी कहा कि संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ संसद ही ये तय कर सकती है कि जनता का पैसा कैसे खर्च किया जाए। ये अधिकार दूसरे संस्थानों के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद ही तय करेगी कि पूर्व सांसदों को कितनी पेंशन मिलेगी। And therefore, Parliament is the one and only authority that determines how public funds are to be spent. And this is an authority of Parliament that no other institution really
can exercise that power. It's only Parliament which can exercise that power. वित्त मंत्री का ये बयान पूर्व सांसदों के वेतन और भत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया। विपक्षी सदस्यों ने भी टिप्पणी पर आपत्ति जताई। When a Supreme Court judge says 80% of ex-MPs are crorepati's, I think this is a very serious issue, sir. And with the greatest of respect, I have to say that this is an astonishing statement to come from the highest in the land, and which is one of the pillars of the democracy that you spoke about. पूर्व एमपी के वेतन भत्ते सुविधा आदि पर भी अब पेंशन आदि पे रेलवे की अरे कोई डिसीजन नहीं है, क्या बोलते हैं? किमन होने रहा, गवर्नमेंट को नोटिस हो गई, 4 हफ्ते में गवर्नमेंट को जवाब देना है। ये तो हमारे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग खजाना लूटे ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों के वेतन और भत्तों पर बुधवार को केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को भी नोटिस भेजा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया। आम बजट पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक बहुत बड़ा झटका जो ये शैडो इकोनॉमी थी उसको लगा है, और आने वाले कल में इस पूरे डिजिटाइजेशन के अभियान से फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। ये आपने ठीक कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं जहां कुछ समय तकलीफ आएगी, लेकिन वो इनफॉर्मल इकोनॉमी धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होगी। उन्होंने जीएसटी पर सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारों की तारीफ की। साथ ही जीएसटी से देश को होने वाले फायदे का जिक्र भी किया। हर असेसी को 4 से लेकर 8 तक असेसिंग अथॉरिटीज के सामने हर साल जाना पड़ता है। आज उस असेसी को केवल एक टैक्स लगेगा और एक अथॉरिटी के साथ उसका इंटरफेस होगा। वित्त मंत्री ने किसानों के कर्ज पर किसी एक राज्य को मदद देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि राज्यों से कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि राज्य चाहे तो वो अपने संसाधनों से किसानों की मदद कर सकते हैं। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2017 और विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2017 को भी विचार के बाद लौटा दिया गया। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NSEBC के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलेगा और इसके लिए सरकार अनुच्छेद 338B को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी। संविधान में अनुच्छेद 342A भी जोड़ा जाएगा, जिससे ओबीसी की केंद्रीय सूची में जातियों को शामिल करने या बाहर निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 366 में नया खंड 26C भी जोड़ा जाएगा। वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मियों का कई दिन से प्रदर्शन चल रहा है। संसद में कांग्रेस और दूसरे दलों ने केंद्र से इस मामले में राज्यों को मदद देने की मांग की। संसद के दोनों सदनों में कर्नाटक में आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रदर्शन का मामला उठा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी राममूर्ति ने केंद्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने के लिए राज्य की मदद करने की मांग की। State government is finding it extremely difficult to meet the additional expenditure. Sir, as I said before, Anganwadi workers and helpers on the streets demanding a hike in salary to 12,000 from the existing 7,000. I am totally with them as the demand is genuine and should be considered. लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने और खाली पड़े पदों को भरने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की ओर से दी जाने वाली राशि में कटौती की गई है। ये गवर्नमेंट आने के बाद उसको रिड्यूस करके 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इससे ये बोझा हो गया है और स्टेट बजट पे
ये बहुत बड़ा भारी उनके ऊपर संकट आया है। सरकार ने इस मामले में कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने की जगह कर्नाटक सरकार को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक जन आंदोलन चल रहा है, वहां के प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स को जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, इसके कारण वहां आंदोलन चल रहा है। कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हजारों आंगनवाड़ी कर्मी बच्चों समेत धरना दे रही हैं। ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। कर्नाटक में आंगनवाड़ी कर्मी वेतनमान 7,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग कर रही हैं। राज्य सरकार की दलील है कि इस योजना में केंद्र पहले 90% राशि वहन करती थी, लेकिन अब केंद्र की हिस्सेदारी घटाकर 60% कर दी गई है। इससे राज्यों पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार के वादे और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश से नहीं लौटे हैं। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आई है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मांगे न माने जाने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ा है। महाराष्ट्र में अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर निलंबन और तनख्वाह काटे जाने की चेतावनी के बावजूद चौथे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे और अस्पतालों में अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। Want is a written assurance from the administration in a time-bound frame. We don't want these assurances because such assurances has been given in past also. They were never fulfilled. वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने छुट्टी और हड़ताल पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया और सरकार से समुचित सुरक्षा का इंतजाम करने को कहा है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सबसे पहले उन्होंने ऑर्डर दिया है कि भाई एक पेशेंट के साथ 2 रिलेटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए हॉस्पिटल में। दूसरी चीज कही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था कि 1100 आर्म्ड गार्ड्स हम प्रोवाइड करेंगे, वो 5 अप्रैल तक प्रोवाइड करने का ऑर्डर दिया है। उसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स पे अभी निलंबन का चार्ज लगाया था वो तुरंत ही खारिज कर दिया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए तुरंत हड़ताल खत्म करने की अपील की। सर्व ज्या भावना आहेत त्या भावना आम्ही समजून घेतलेल्या आहेत, त्या संदर्भात कारवाई करण्याची आमची तयारी आहे। मी स्वतः देखील चर्चेला लोकांना बोलवलेलं आहे, त्यांच्याशी मी चर्चा करणार आहे। रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत दूसरे संगठन उतर आए हैं। महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध पैदल मार्च निकाला। ये हमारी सामूहिक कार्य बहिष्कार, इसको हम हिंदी में कहेंगे मास कैजुअल लीव, सिर्फ ये जताने के लिए और ये बताने के लिए कि हमें भी सुरक्षित वातावरण में काम करने का हक है और ये हमारा अधिकार भी है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज किया। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल है। भजनपुरे से आए, डायलिसिस के लिए आए, 8 दिन पहले आए थे तो उन्होंने सब जांचें करवा ली, तो आज हड़ताल कर ली। मुंबई के सायन अस्पताल में बुधवार को महिला डॉक्टर से मारपीट के बाद डॉक्टर और गुस्से में हैं। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों पर हुए कई हमलों के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि उनकी सुरक्षा में इजाफा किया जाए। डॉक्टर मरीजों के रिश्तेदारों से सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन उसी डॉक्टर का फर्ज भी है कि अपने मरीज का तय समय पर इलाज करना। लेकिन अब अगर डॉक्टर ही अपनी मांग को लेकर अड़ जाए और मरीज का इलाज न करे तो डॉक्टर बनने वक्त ली गई शपथ का क्या महत्व है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। अग्रवाल को आज इस पद के लिए निर्विरोध चुना गया। किसी भी विधायक ने उनके खिलाफ नामांकन नहीं किया। 56 साल के अग्रवाल तीसरी बार ऋषिकेश से विधायक बने हैं। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। एयर इंडिया कर्मचारी सुकुमार ने बताया कि शिवसेना सांसद ने सीट को लेकर बहस और फिर मारपीट की। एयर इंडिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच टीम का गठन कर दिया है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इस घटना की निंदा की है। सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने
मीडिया के सामने मारपीट की बात कबूल की। Physical assault is not a thing which any democratic person of any political party will encourage, and any physical assault will always be condemned. एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है, उसको कंप्लेन करना है, करने दो, मैं जवाब दूंगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज एमिटी लॉ कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोजेक्ट ऑफ राइट बिल 2016 पर भी चर्चा हुई। छात्रों के मुताबिक इस कानून ने समलैंगिकों को समाज में दर्जा दिलाया है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद की याचिका समिति के सामने इन सुझावों को रखा जा सकता है। कल हुए आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन की संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को हमलावर के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्होंने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। हमले के बाद संदिग्धों की धरपकड़ भी तेज है। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन की संसद के बाहर आतंकी हमले के बाद चप्पे चप्पे पर निगरानी है। पुलिस ने बर्मिंघम से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दूसरे शहरों में भी तलाशी ली जा रही है। बुधवार को हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक हमलावर भी मारा गया। That is why it is a target for those who reject those values. But let me make it clear today, as I have had cause to do before, any attempt to defeat those values through violence and terror is doomed to failure. आतंकी हमले की भारत समेत दुनिया भर में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत ब्रिटेन के साथ खड़ा है। वहीं लोकसभा में भी हमले की निंदा की गई। चीन ने भी हमले की निंदा की है। I want to say thank you to those who have offered wishes of condolence, support from here in India for what has happened. It is a reminder of those links that are between our two countries, the values we share, the interests we have in common. मृतकों के सम्मान में ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया गया है। खतरे की आशंका को बढ़ाकर अति गंभीर कर दिया गया है। लोग भारी तादाद में मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।